मार्वल स्टूडियो ने इस साल SDCC हॉल एच में जो अनाउंसमेंट किए वो काफी इंसेन है और ऑनेस्टली 2019 के बाद से ये अब तक की उनकी सबसे बड़ी पैनल रही है। हाँ, 2024 में हम लोग को RDJ एज अ डॉक्टर डूम एक काफी शॉकिंग रिवील हम लोग को देखने को मिला था, लेकिन इस बार मार्वल केवल सरप्राइजेस नहीं लेके आया है। रायन गॉसलिंग एज घोस्ट राइडर, ब्लैक पैंथर 3, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कुछ नई क्लिप्स, एवेंजर्स एंड गेम एनकोर और साथ ही में एवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मार्वल हम लोग को ये दिखाना चाह रहा है कि अब वो किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना चाह रहा है, क्योंकि जितनी भी अनाउंसमेंट इस वक्त की गई हैं उनसे तो यही साफ साफ चीजें पता चल रही हैं। पोस्ट एंड गेम मार्वल जो था हमारा, वो शोज पे कुछ ज्यादा ही फोकस करने लगा था, जिसकी वजह से चीजें कुछ हिल सी गई थी। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस उसको पसंद नहीं कर रही थी, हम लोग को लोकी, मून नाइट जैसे अच्छे शोज भी देखने को मिले, मगर सैचुरेशन पॉइंट काफी बढ़ गया था उन खराब शोज का, जिसकी वजह से उन्हें अब अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी है और अब उनका पूरा का पूरा फोकस क्वालिटी फिल्म्स पे ही रहेगा। जैसे ही ये पैनल शुरू होता है, मार्वल कोई अनाउंसमेंट नहीं करता है, बल्कि हर साल की तरह इस बार भी उसने एक सिजल रील के साथ शुरुआत की, जिसमें हम लोग MCU के अब तक के आइकॉनिक हीरोज दिखाए जाते हैं, जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और इनके काफी सारी क्लिप्स और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। इसके बाद धीमे धीमे हम फिर मल्टीवर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को देखते हैं। अब फिलहाल टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन MCU में के यूनिवर्स में तो टेक प्लेस नहीं करता, बट यहाँ पे शो किया गया। इसका मतलब क्या समझा जाए, ये तो फिलहाल कुछ कनेक्टिंग डॉट नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल इसके बाद हम लोग एक्समैन को भी देखते हैं और फिर रील खत्म होती है वुल्वरीन के साथ, जो कि एंड में कहता है Let's fucking go. और देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल रील नहीं थी, ये मार्वल की अपनी सिनेमैटिक लेगेसी को बताती है कि किस तरीके से मार्वल ने 17 साल पहले एक आधारशिला रखी थी, एक सपना रखा था, जो कि आज इस बड़े मुकाम तक पहुंच चुका है। और सीजन रील खत्म होते ही स्टेज पे एंट्री होती है टोपी मास्टर केविन फाइगी की, और यहीं से ऑफिशियली शुरू होता है मार्वल का हॉल एच पैनल। केविन फाइगी स्टेज पर आते ही सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि ये जो पूरा पैनल है ये मूवीज पे ही फोकस करेगा, ना कि विजन क्वेस्ट जैसे आने वाले शोज के ऊपर। और अब उनका मेजर फोकस जो रहेगा वो रहेगा थिएट्रिकल रिलीजेस पर। और आई थिंक ये काफी अच्छा चीज भी है, क्योंकि अगर ये लोग इस तरीके से इसको प्लान करें कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में केवल मेजर मूवीज अनाउंस की जाएं और फिर अगले ही महीने आने वाले D23 एक्सपो में हम लोग को शोज दिखाए जाए, क्योंकि शोज जो हैं वो एक डिज्नी का पार्ट हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छे तरीके से चल सकता है अगर मार्वल ने इसको प्रॉपरली सही तरीके से संभाल लिया। तो मार्वल की सबसे पहली अनाउंसमेंट कोई नई मूवी नहीं रहती है, वो रहता है एवेंजर्स एंड गेम एनकोर का ट्रेलर, जिसमें कुछ हम लोग एक्सटेंडेड क्लिप्स देखने को मिलती है, जिसमें से काफी लॉन्ग अवेटेड सीन रहता है, जो कि हम लोग ने इच्छा जताई थी काश देखने को मिला होता तो काफी अच्छा रहता। वो था स्टीव रॉजर्स का सभी टाइमलाइन में जाकर के इन्फिनिटी स्टोन्स को लौटाना। और साथ ही में ट्रेलर के एक पॉइंट पे हम लोग को टोनी की भी आवाज सुनने को मिलती है, जहां पे वो कहता है इफ यू मेस विद टाइम, टाइम टेंड्स टू मेस बैक विद यू। और ये बहुत ही परफेक्टली हमारे अभी प्रेजेंट के सिनेरियो, मल्टीवर्सल सिनेरियो से जुड़ता भी है, क्योंकि चीजें अब सिंपल नहीं रह गई हैं, चीजें अब एवेंजर्स डूम्सडे तक पहुंच चुकी हैं। इसकी रिलीज डेट काफी पहले से बता दी जा चुकी है, ये 26 सितंबर को रिलीज होगी ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड। जिसके साथ ही मार्वल ने एक और स्पेशल सरप्राइज हमारे सामने रिवील किया कि एवेंजर्स एंड गेम एनकोर जो मूवी है, इसके रिलीज के वक्त इस मूवी के एंड में हम लोग को एक्सक्लूसिव डूम्सडे की कुछ क्लिप्स दिखाई जाएंगी, और आई थिंक ये वही क्लिप्स होंगी जो इस मूवी को डायरेक्टली डूम्सडे से कनेक्ट करेंगी, या फिर हो सकता है कोई नया ट्रेलर, टीजर या फिर क्लिप। और इसके बाद आता है मार्वल के हॉल एच पैनल का सबसे बड़ा सरप्राइज। मैं इसको सबसे बड़ा सरप्राइज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की कास्टिंग को ज्यादातर हम लोग जो सुनने में आ रहा था, हम लोग फैन कास्टिंग मान के ही इसको इग्नोर कर रहे थे, मगर मार्वल हम लोग से 2 कदम आगे निकलता है और अपना अलग ही खेल खेलता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही होती है साइमल्टेनियसली कि भरोसा करना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज सच है और कौन सी नकली। लेकिन मार्वल यहाँ पे बड़ा कदम खेलता है और फाइनली रायन गॉसलिंग को एज अ घोस्ट राइडर इन घोस्ट राइडर मूवी अनाउंस करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्वल ने साथ ही साथ इसके डायरेक्टर को भी अनाउंस कर दिया। अब घोस्ट राइडर मूवी को डायरेक्ट करेंगे शॉन लेवाई, जिनको इससे पहले हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी देखा है। और फिलहाल करंट टाइम में ये रायन गॉसलिंग के साथ स्टार वॉर्स स्टार फाइटर पे भी काम कर रहे हैं।
यानी मेन डायरेक्टर और मेन लीड की जोड़ी पहले से ही फिट बैठ चुकी है। और एक बात सच कहूं तो घोस्ट राइडर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में निकोलस केज का वो आइकॉनिक कैरेक्टर याद आता है, चाहे लोगों ने उनकी मूवीज को पसंद किया हो या ना किया हो। मगर निकोलस केज ने घोस्ट राइडर को एक आइकॉन बना दिया था। उसका फेमिंग स्कल, ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस और पेनिस टेयर, साथ ही साथ वो पूरे तरीके से जो डार्क सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर लेके घूमता रहता है वो भी, ये सारी चीजें घोस्ट राइडर को केवल एक नॉर्मल सुपर हीरो नहीं बनाती हैं, ये इसको एक बहुत ही बड़ा आइकन बना देती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या शॉन लेवाई इस तरीके की मूवी को डायरेक्ट करने के लिए सक्षम हैं? देखो, मैं ऐसा उनके ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन में उनका डायरेक्शन देखा है। एक्शन कोरियोग्राफी ले लो, कॉमेडी ले लो और सिनेमाटोग्राफी ले लो, उन चीजों में वो काफी अच्छे हैं। बट यहाँ पे घोस्ट राइडर मूवी एक काफी अलग ही जॉनर टाइप की उसमें चली जाती है। हम लोग को घोस्ट राइडर मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, ये कि घोस्ट राइडर एक तरीके से आर रेटेड कैरेक्टर है, उसके स्क्रीन प्रेजेंस से ही हम लोग को थोड़ा सा मतलब अनईजी सा फील होना चाहिए। हॉरर सुपर नेचुरल क्योंकि एलिमेंट है वो, तो हल्का सा हॉरर, हल्का सा सुपर नेचुरल फीलिंग टाइप की उसमें से जुड़ी होनी चाहिए। और ऐसी प्रेजेंस भी चाहिए जो कि हमें स्क्रीन पर देखते ही लगे कि हाँ, दिस इज घोस्ट राइडर। बाकी रायन गॉसलिंग को देख करके कॉन्फिडेंस काफी जरूर आता है, मगर देखते हैं आने वाले समय में जब इसकी क्लिप्स और टीजर ट्रेलर कुछ रिलीज होंगे तो हम लोग को चीजें पता चल जाएंगी कि कैसे रहने वाली हैं। और अगर मार्वल ये बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लेता है तो आई थिंक ये नेक्स्ट फेज की सेटअप के तौर पे होने वाली बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जॉन बंथाल को स्टेज पर आते हुए देखते हैं, जहां पे वो हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कुछ नई क्लिप्स दिखाई जाती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और पनिशर हल्क के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि इतना ही बहुत कुछ था, तो एक रायन नहीं, हमें दो रायन देखने को मिलते हैं। मैं रायन रेनॉल्ड्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो भी वहां पे प्रेजेंट थे। नहीं, स्टेज पे नहीं थे भाई, ऑडियंस के बीच में। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ऑडियंस के बीच में इतना बड़ा स्टार ऐसे नॉर्मली प्रेजेंट था? एक पल के लिए तो मुझे भी लगा, लेकिन जब मैंने सीरीज ऑफ फोटोज देखी और बाकी सारी चीजें देखी तो मैंने कहा भाई, ये बंदा बॉन्ड ही हुआ है डेडपूल कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। क्योंकि पूरे के पूरे टाइम रायन रेनॉल्ड्स एक ग्रे डेडपूल सूट में थे और फैंस के साथ सेल्फी खिंचा रहे थे, घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, और फैंस को ऐसा लग रहा था कि ये केवल एक कॉस्प्लेयर है। बट डैम भाई, जो काटा गया है फैंस का ना, बाद में उनको रिग्रेट हो रहा होगा कि मैंने रायन रेनॉल्ड्स के साथ फोटो खिंचाई और पता भी नहीं चला। स्टेज पर जब ऐसे ही अनाउंसमेंट का सिलसिला चल रहा होता है, तभी आरडीजे की नजर पड़ती है एक स्वॉर्डधारी ग्रे सूट पहने हुए आदमी पर, जो कि और कोई नहीं रायन रेनॉल्ड्स होता है। और वो पूछते हैं हु इज दैट पर्सन विद स्वॉर्ड्स। उसी मोमेंट पे रायन रेनॉल्ड्स खड़े होते हैं और उस पॉइंट पे भी लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं भाई, पूरी ऑडियंस एकदम पागल हो जाती है। काश मैं भी होता उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए। खैर, अपना भी वक्त आएगा। रायन उसके बाद टिपिकल अपने डेडपूल स्टाइल में कहते हैं हाय एवरीवन, फर्स्ट टाइम लिसनर, फर्स्ट टाइम कॉलर। और उसके बाद जो कॉमेडिकल सीन्स हुए ना, वो केवल रायन रेनॉल्ड्स ही कर सकते हैं। लेकिन असली मोमेंट तो तब आता है जब रायन रेनॉल्ड्स स्टेज पे खड़े हुए पॉल रड से पूछते हैं कि वेयर इज थॉर, व्हाई वाज ही क्राइंग। और ये वही सवाल है जिसको हम फैंस तब से लेकर के दफन तक हो चुके हैं। रायन रेनॉल्ड्स से वापस से छेड़ करके उन गड़े हुए मुर्दों को जिंदा कर दिया है। अब लोग सवाल पूछेंगे डूम्सडे तक कि आखिर थॉर रो क्यों रहा था। रायन को फिलहाल यहाँ पे प्रॉपर आंसर तो नहीं मिला, और पॉल रड उनके व्रेक्सम पे पूरा जोक मार देते हैं और ऑडियंस भाई हंस हंस के पागल होने लगती है। बेसिकली व्रेक्सम रायन रेनॉल्ड्स की ही टीम है। उसके बाद रायन रेनॉल्ड्स कहते हैं कि दिस इज एन ऑफुल वे टू अनाउंस द कास्ट, व्हेन डिड यू स्टार्ट फिल्मिंग डूम्सडे। और उसके बाद आरडीजे जवाब देते हैं इट्स इन द कैन ब्रो, इट्स डन। जिसपे रायन रेनॉल्ड्स पूछते हैं वापस से क्या इसमें रीशूट नहीं होगा, विल देयर बी नो फोटोग्राफी, नो ओवर एज, नो एक्स्ट्रा 10 मिनट्स। मतलब सारी चीजें लॉक इन हो चुकी हैं और निराश होकर के फिर रायन रेनॉल्ड्स को लौटना ही पड़ता है। इसके बाद हॉल एज पैनल में हमें वो अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है जिसका हम लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हमें एक्चुअल में पता तो चल गया था कि इस मूवी की शूटिंग पे, इस मूवी पे काम चल रहा है, मगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई थी। और फाइनली रायन कुगलर स्टेज पर आते हैं और अनाउंस करते हैं ब्लैक पैंथर 3 को, और कंफर्म करता है कि 15 दिसंबर 2026 को ये मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। और साथ ही में मार्वल ने यह भी बता दिया कि डेविड जॉनसन
ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करने वाले हैं। अब इस सेगमेंट में मार्वल ने कुछ भी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं किया क्योंकि अभी भी स्क्रिप्टिंग पे काम चल ही रहा है, तो हमें इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस इतना पता है कि रायन कुगलर स्टोरी लिख रहे हैं और लगभग उस पर कुछ काम आगे बढ़ा हुआ है। और ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि यहाँ पे हम लोग को डेंजल वॉशिंगटन का भी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा कि वो किस रोल में होंगे, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे हम लोग को ये नहीं देखने को मिलता है। रायन कुगलर हमें अलग से ये भी बताते हैं कि डेंजल वॉशिंगटन के लिए वो एक अलग से रोल लिख रहे हैं। फिलहाल के लिए तो डेंजल वॉशिंगटन कौन सा रोल प्ले करेंगे इस पे मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है और शायद मार्वल इसको आगे आने वाले किसी और इवेंट में हम लोग को शोकेस करें और वहां पे किसी ट्रेलर या फिर क्लिप में हम लोग को देखने को मिले। लेकिन होल्ड अप, वेट अ मिनट, अगर आपको अभी तक यही लग रहा था कि ये सारी चीजें बहुत ही बड़ी हैं, हम लोग को सबसे बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिल गई, नहीं, मार्वल ने अपना फाइनल हथियार अब निकाल लिया है क्योंकि अब हॉल एच के सरप्राइजेस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो फाइनली मोमेंट आ चुका था जिसकी पूरी की पूरी ऑडियंस इंतजार कर रही थी। रूसो ब्रदर्स स्टेज पर आते हैं और स्क्रीन पे शुरू होता है एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर। ये बिल्कुल ही नया टीजर है जो अभी हम लोग में रिसेंट में देखने को मिला और ये केवल एक्सक्लूसिवली पे हॉल एच पैनल में प्रेजेंट हुई ऑडियंस को ही देखने को मिला। अब इतनी जल्दी मार्वल ड्रॉप तो नहीं करने वाला। फिलहाल जो भी मेरे पास है मैं उसी के सहारे आपको बेस्ट पॉसिबल चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ट्रेलर की शुरुआत सूजन स्टॉर्म के नरेशन से होती है जहां वो विक्टर वॉन डूम के बारे में बात कर रही होती हैं। वो बताती हैं कि डूम हमेशा से रूम का सबसे इंटेलिजेंट आदमी रहा है, लेकिन धीमे धीमे वो किसी रीजन की वजह से उस रास्ते पे चला गया जहां से वापस लौटना बहुत ही मुश्किल है। टीजर में हमें रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम की रिलेशन के बारे में भी पता चलता है, जिसमें रीड डूम से पूछ रहे होते हैं कि डिड यू डू दिस डूम, डिड यू डू दिस, जिससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर डूम, ये वाले जो डॉक्टर डूम होने वाला है ये हमारे फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स का ही पार्ट होगा और रीड रिचर्ड्स मतलब जितने भी फैंटास्टिक फोर हैं ये इस डूम को काफी अच्छे से जानते हैं। कुछ ऐसा ट्रेजिक हुआ होगा डॉक्टर डूम के साथ जिसकी वजह से वो इस पाथ पर आने के लिए मजबूर हो गया। और इसी के बाद हम लोग को डॉक्टर डूम की एक लाइन सुनने को मिलती है, ऑल दीज पीपल हैव स्टोलन लाइव्स, नॉट नाउ दे मस्ट गिव देम बैक। मतलब कि कुछ तो बुरा हुआ है डॉक्टर डूम के साथ जिसकी वजह से या तो उसके परिवार को कोई खोया है उसने या फिर किसी अपने बहुत ही करीबी को। लेकिन इस बात से एक और चीज साफ साफ क्लियर हो जाती है कि वो अपने आप को विलेन नहीं मान रहा है, वो ये मान के चल रहा है कि मैं सच्चाई और सही रास्ते पे हूँ और मैं ही हूँ वो जो रियलिटी को सही कर सकता है, इस बिगड़ी हुई रियलिटी को जो मल्टीवर्स में चारों तरफ फैली हुई है। इसके बाद ट्रेलर का सबसे बैडा सीन आता है जहां पे थॉर पूरे फोर्स के साथ स्टॉर्मब्रेकर से डॉक्टर डूम पर अटैक कर रहा होता है। ये वही सीन है जो हम लोग ने 20 जुलाई को रिलीज हुए ट्रेलर में देखा था और यहाँ पे डायलॉग्स चेंज किए जाते हैं और थॉर कहता है यू विल बेग फॉर हेल्प लॉन्ग बिफोर आई ग्रांट इट, और पूरी फोर्स के साथ डॉक्टर डूम पे स्टॉर्मब्रेकर से अटैक करता है, मगर डॉक्टर डूम उसको 2 उंगली से रोक लेता है और कहता है हेल आंसर्स फॉर मी, आई एम डूम। उसको फ्लिक कर देता है अपनी उन्हीं 2 उंगलियों से और थॉर बहुत ही दूर जाके गिरता है। सुनते वक्त मेरे को एकदम गूज़बम्प से आ रहे हैं एंड अब जो हाइप मेरे अंदर क्रिएट हो रही है ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कितनी बड़ी बात है ये। हम लोग यहाँ पे असल में अगर इसी चीज को थ्रू आउट द मूवी देखते हैं, इस टाइप की डायलॉग राइटिंग अगर हम लोग पूरी मूवी में देखने को मिलती है, ये कहीं नहीं जा रही है भाई। इनका बकरी का बिलियन नहीं जा रहा है कहीं। तुम लोग मान के रखो अवतार फेल होने वाली है इस सबके आगे। मुझे इसका 4K वर्जन चाहिए। अब फिलहाल इतनी जल्दी मार्वल वाले इसको रिलीज तो नहीं करने वाले, बट आई होप सो जल्दी हम लोग को ये नया ट्रेलर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस हॉल एच पैनल में काफी सारी अनाउंसमेंट हुई जिनको लेकर के कुछ अनाउंसमेंट को लेकर के आई एम वेरी हैप्पी और हल्का सा निराश भी हूँ क्योंकि थोड़ा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी। जैसे एक्समेन मूवी पे भी काम चल रहा है, हम लोग को पता है मार्वल ने, लेकिन उसे अनाउंस नहीं किया। नोवा को भी आई थिंक ये लोग अनाउंस कर सकते थे। डेयरडेविल के 3rd शो पे काम चल रहा है, वी ऑल नो दैट, बट मे बी दे वुड हैव शोन अस समथिंग लाइक अ क्लिप क्योंकि अच्छी खासी उसकी शूटिंग हो चुकी है। साथ ही साथ सीक्रेट वॉर्स का हम लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब हो सकता है वो लोग इस बार ना करके अगले साल के SDCC में सीक्रेट वॉर्स की क्लिप हम लोग को दिखाएं। ऊपर से वी डजंट हैव एनी क्लू दैट कि अभी तक इसकी शूटिंग शुरू हुई है कि नहीं, कौन से कैरेक्टर्स इसमें अपीयर होने वाले हैं ये भी हमें नहीं पता चला है। आने वाला समय काफी इंटरेस्टिंग है।
देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। बाकी फिलहाल के लिए तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तनिक भी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।